हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका इलेक्शन, उसकी पावर्स और सराउंडिंग डिबेट्स। क्योंकि अभी प्रेसिडेंट जब द्रौपदी मुर्मू सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट जो बनी है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हो गई है। क्योंकि अभी मॉनसून सेशन चल रहा है, तो उनको जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कुछ स्टार्क रिमार्क्स दिए थे, जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो हम उसको भी थोड़ा देख लेंगे और हम देख लेंगे कि इनके इलेक्शन और पावर्स क्या क्या होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम का। कोई भी एग्ज़ाम हो, इस वीडियो से वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी डिटेल डिस्कशन क्योंकि मैं यहाँ पर करूँगी। सो इंडिया गॉट द्रौपदी मुर्मू, ये 15th प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट हैं। ये संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हैं और ये फर्स्ट ऐसी प्रेसिडेंट हैं जो किसी ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। ठीक है, नेगेटिवली कमेंटेड ऑन प्रेसिडेंट पोस्ट इन इंडियाज़ रबर्स स्टैम्प। उन्होंने कहा कि इंडिया एज अ रबर स्टैम्प, इन्होंने कह दिया कि ये रबर स्टैम्प की तरह बेसिकली यूज़ करेंगे इन्हें। एंड सेरेमोनियल हेड ओनली विद नो पावर्स। ठीक है, दिस इट रीइग्नाइटेड द डिबेट अराउंड द प्रेसिडेंट, देन अराउंड द प्रेसिडेंट पोस्ट इन इंडिया। अब ये प्रेसिडेंट पोस्ट इन इंडिया, इसके बारे में हम देखते हैं। फॉर्मर पीएम जवाहरलाल नेहरू ऑन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड दैट नीदर राइन नॉर गवर्न्स। ना तो वो रूल करता है और ना ही वो गवर्न करता है, बट होल्ड अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिग्निटी। उसके पास एक अथॉरिटी होती है, आप जो भी बिल लाओगे, आप जो भी काम करोगे, जो भी एक्ट लाओगे, आप इंडिया के नाम पे जो भी करोगे, उस पर स्टैम्प या सील किसकी लगेगी? वो हमेशा प्रेसिडेंट के नाम पर कोई भी काम होगा। तो अथॉरिटी है और डिग्निटी है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, हम कह सकते हैं इंडिया का जो फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, वो ये प्रेसिडेंट ही होता है। तो एक अच्छी खासी डिग्निटी भी होती है इसकी। वाई डू वी नीड प्रेसिडेंट? हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रेसिडेंट प्रोवाइड किया है फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज़ 2 एग्जीक्यूटिव हेड्स, नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल हमारा प्रेसिडेंट होता है और रियल हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। कंसिक्वेंटली प्रेसिडेंट हैज़ बीन मेड द नॉमिनल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। सो एग्जीक्यूटिव को 2 तरीके से हम बाइफरकेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सरसाइज हिज पावर एंड फंक्शन विद द एड एंड एडवाइस। ये आर्टिकल 74 बोलता है, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। The logic behind having nominal head is to provide continuity to government. Parliamentary system of government is inherently unstable and government may go it if it loses the vote of confidence. अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट गिर जाएगी, लेकिन प्रेसिडेंट कभी नहीं गिरेगा, उसका इम्पीचमेंट किया जा सकता है, उसके अलावा प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट एक्ट एज द हेड ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में जब बेसिकली गिर जाती है सरकार, तब उस स्टेट का हेड, स्टेट यानी पूरी कंट्री का हेड प्रेसिडेंट बनता है। अनदर रीज़न टू हैव प्रेसिडेंट इज़ टू हैव न्यूट्रल हेड। एक ऐसा हेड जो न्यूट्रल है, ना तो अपोजिशन की तरफ है ना रूलिंग की तरफ है। लेकिन ये बहुत तरीक़ों में इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि जिस पार्टी से बेसिकली प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो उसी का कहीं ना कहीं टिल्टेड रहते हैं, है ना। Representing the views of all parties, his institution is a symbol of non-partisan institution. This is the reason we see opposition MPs visiting president against ruling government actions and asking him to take appropriate action. इसीलिए हम देखते हैं कि MPs जो हैं वो जा रहे हैं प्रेसिडेंट की तरफ, प्रेसिडेंट से अप्रोच कर रहे हैं कि आप ये एक्शंस लीजिए, आप ये क्योंकि एड एंड एडवाइस तो वही देंगे ना। B.R. अम्बेडकर समड अप द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा था इस तरीके से कि टाइटल ऑफ द फंक्शनरी प्रेसिडेंट रिमाइंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ US, कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो हमें याद दिलाता है US के प्रेसिडेंट से। बट बियॉन्ड द आइडेंटिटी ऑफ टाइटल्स देयर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन टू। लेकिन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है US का, वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की तरह एक तरीके से एक्ट करता है। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कोई फंक्शन ही नहीं है, मतलब कोई हेड या फिर कोई ऐसा पोस्ट ही नहीं है। वहाँ पे प्रेसिडेंट ही होता है जो प्रेसिडेंट भी कहलाएगा और वो सारे काम करेगा जो प्राइम मिनिस्टर करता है इंडिया में। इस तरीके से इंडिया में और जो US में जो प्रेसिडेंट है उनके अंदर कोई भी कॉमन फंक्शंस या कॉमन पावर्स नहीं है। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेम पोजीशन एज द किंग अंडर इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरीके से ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हम देखते हैं
कि कैसे वहाँ पे इंग्लिश किंग जो हैं वो रूल करते थे, उसी तरीके से यहाँ के इंडिया के प्रेसिडेंट भी रूल करता है। उसका काम कुछ नहीं होता, लेकिन उसके नीचे जो प्राइम मिनिस्टर है और उसके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड और एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, और वो उसकी एड एंड एडवाइस पर अपना फंक्शन डिस्चार्ज करेगा। अब इलेक्शन प्रोसीजर क्या है प्रेसिडेंट का? इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट, द प्रोविज़न फॉर इलेक्टिंग, ये आर्टिकल 54 बोलता है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 52 देखते हैं। 52 क्या बोलता है कि हमारे कंट्री में एक प्रेसिडेंट की पोस्ट होनी चाहिए। 54 बोलता है कि इलेक्शन कैसे होना चाहिए प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट, ये एक पूरा एक्ट है 1952 का, लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। और क्वालिफ़िकेशन क्या होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कि वो 35 ईयर्स का होना चाहिए, वो एक सिटीज़न होना चाहिए, उसके अंदर पूरी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि वो एक MP बन सके। ठीक है, मस्ट नॉट होल्ड अ गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया होना चाहिए, यानी कि आप किसी स्टेट के गवर्नर भी हैं और आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो थी वो 2021 हम कह सकते हैं 2021 तक वो पूरा झारखंड की अच्छी खासी गवर्नर थी, है ना। फिर उन्होंने ये पोस्ट को रिज़ाइन किया, तब उन्होंने इलेक्शन का परफॉर्मा जो रेफरेंडम था वो भरा, मेमोरेंडम। ठीक है, तब वो इलेक्शन में खड़ी हुई। इलेक्शन में खड़े होते टाइम आपके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अ पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ़ ही शी इज़ होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, कि अगर वो पहले से ही वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट है तब भी वो होल्ड कर सकता है, क्योंकि उस वक्त फिर कौन निभाएगा वो ड्यूटी, है ना। एक्चुअल कोर्स ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जिसके अंदर MLAs और MPs ये सारे इलेक्टेड वाले इनको वोट देते हैं। ठीक है, लेकिन जब इनका इम्पीचमेंट होता है तब नॉमिनेटेड वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा जाता है। Then legislative assembly of state according to provision of article 333 important, every state legislative assembly must consist of not less than 60, यानी कि 60 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्या, members in state legislative assemblies। काउंसिल ऑफ स्टेट 12 मेंबर्स जो हैं इसके अंदर, काउंसिल ऑफ स्टेट किसे बोल जाता है, राज्यसभा को। 12 मेंबर इसके अंदर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इन सब फील्ड में जिनको एक्सेल होता है। ठीक है, इन टोटल 238 जो हैं वो स्टेट से आते हैं और 12 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 जो हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे पहला, और बाकी के जो 238 होंगे वो स्टेट से आएंगे। ठीक है, और यूटी से आएंगे। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं एक बार इसको ठीक से बता देती हूँ। ये राज्यसभा, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले बाइफर्केशन होता है कि 238 और 12, ये 12 होते हैं नॉमिनेटेड। ठीक है, और ये 238 जो आते हैं ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। इसमें एक करेक्शन करेंगे, ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज नहीं होगा, ये इलेक्टेड होगा। देखो 12 जब नॉमिनेट हो रहे हैं तो बाकी 238 क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। ये लॉजिक होना चाहिए हमारे दिमाग में कि अगर जब 12 हमारे नॉमिनेटेड हैं, है ना, तो 238 जो हैं वो हमारे इलेक्टेड होंगे। नेक्स्ट, अगर हम दोबारा बाइफर्केशन करें राज्यसभा का कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से कितने आते हैं, तो 230 स्टेट से आते हैं और यूटी से 20 आते हैं। ये बाइफर्केशन हमारा पूरा होता है कि यूटी से कितने मेंबर आएंगे, 20 आएंगे, और 230 जो हैं वो स्टेट से आएंगे। ये वहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मैंने स्टेट लिख दिया था, ये वो गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेट और यूटी जो है वो नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। नाउ हाउस ऑफ पीपल, द कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ये मैंने बताया कि बेसिकली लोकसभा में 530 मेंबर होते हैं, ठीक है। नो एक्सीडिंग फ्रॉम द स्टेट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दे आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, बेसिकली एमएलएज जब आप इलेक्ट करते हो, ठीक है, तो जब एमएलएज आप इलेक्ट करते हो बेसिकली एमपीज़ के लिए, तब वहाँ से ये आते हैं लोकसभा में, ठीक है। जैसे कि मोदी जी हैं, वो कहाँ से आए हैं, वाराणसी से, वो वहाँ से उन्होंने बेसिकली इलेक्शन लड़ा और वो वाराणसी से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो वहाँ पर क्या बन गए, वो लोकसभा में एमपी बन गए, ठीक है, एमपी बन गए। President further elect 20 more member, no exceeding from union territory. Uniformity in the scale of representation of states. To maintain proportionality between values of the votes, the following formula is used. कि total number of vote of MLA कि जो इसके अंदर हर एक प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के लिए जब वोट किया जाता है तो हर एक स्टेट का MLA जो है वहाँ पे भी वोट किया जाएगा, तो एक MLA का वोट कितना काउंट किया जाएगा उसके लिए ये फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ द वोट, देन टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट की किस स्टेट में आप MLA से वोट डलवा रहे हो, और फिर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्टेड MLAs ऑफ दैट स्टेट डिवाइडेड बाय 1000 कि उस स्टेट में नंबर ऑफ़ इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्टेड MLAs ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, पॉपुलेशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ MLAs, और जो इसका सम आएगा, मान लीजिए इसका पूरा करके x आ गया और उस x को फिर डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1000, या फिर होल डिवाइडेड बाय 1000, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सिंगल वोट सिस्टम क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वन वोटर कास्ट ओनली वन वोट, कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है या फिर जब आप देख लो लोकसभा में भी जब आप लोकसभा के लिए भी जब आप वोट करते हो तो एक मेंबर का एक वोट माना जाएगा। ये नहीं कि अगर वो बड़ी कास्ट का है तो उसके पास एक उसका 4 वोट माना जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वालिटी है, ठीक है। देन वाइल MLAs वोट में वेरी स्टेट टू स्टेट, देखो वैल्यू चेंज हो सकती है, कैसे, क्योंकि स्टेट में पॉपुलेशन का चेंज है, लेकिन हर एक MLA का वोट जो है वो एक ही माना जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। नंबर ऑफ़ टोटल वैल्यू ऑफ MPs वोट्स मस्ट इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ MLAs टू मेंटेन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी यूनियन बैलेंस, कोटाज, ये क्या होता है, कैंडिडेट रीचिंग द विनिंग कोटा ऑफ और एक्सीडिंग इज़ द विनर, कि जो विनर कैसे डिसाइड होता है इसके अंदर, कि मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। इसके अंदर A को मिला इतना वोट, B को मिला इतना वोट, C को इतना और D को इतना। B और C टोटल एक जैसे लग रहे हैं, तो मैं इसको सही कर देती हूँ थोड़ा, चलो मान लो इतना, ठीक है। तो अब इसमें जीत कौन रहा है, इसमें जीत रहा है B, ठीक है, कि
इतना ये क्राइटेरिया, इसमें 50% का कहाँ पे है? ये 50% क्राइटेरिया है, ठीक है। तो 50% से भी ज़्यादा बी जीत रहा है, तो यहाँ पे तो ईजिली हमें पता चल गया कि विनर कौन है, बी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हर कोई फिफ्टी % को पार ही ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसे में कैसे डिसाइड होता है कि कौन है विनर? ऐसे में डिसाइड किया जाएगा, सबसे पहले हम हर एक बेसिकली बैलेट बॉक्स से हम निकालेंगे पर्चियाँ, ठीक है। उसमें प्रेफरेंस दी होती है। बेसिकली बैलेट बॉक्स होता है जिसके अंदर बेसिकली उन लोगों को क्या लिखना होता है, यहाँ पे नाम होता है और यहाँ पे उन्हें टिक करना होता है, नाम होता है, टिक करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली टिक नहीं करना होता, उन्हें प्रेफरेंस देनी होती है। मतलब यहाँ पे नाम लिखे रहेंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से उन्हें प्रेफरेंस देना होता है। मान लो फर्स्ट वाले में प्रेफरेंस दी गई B A D C, फिर कहा गया A D B C, फिर B C D A, इस तरीके से। तो यहाँ पे B जो है वो 2 बार आ गया है ना, B एक यहाँ पे भी आ रहा है और एक B यहाँ पे भी आ रहा है, तो B अभी यहाँ पे आगे चल रहा है। लेकिन हमने देखा यहाँ पे 50% क्राइटेरिया वो पार ही नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में फिर सेकंड प्रेफरेंस सबकी देखी जाएगी, है ना। फिर सब में उसकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी कि कौन जो है सेकंड प्रेफरेंस उसको दे रहा है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि अगर आपको पार नहीं हो रहा है तो आपके वोट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ना। During presidential election, the voter casts his vote in favor of his preferred candidate. However, in case the first preference candidate does not touch the winning quota, the vote automatically goes to second preference. कि अगर कोटा को वो नहीं फुलफ़िल कर पा रहा है तो सेकंड प्रेफरेंस में वो चला जाएगा। ईजिली अब आपको समझ आ रहा होगा। फर्स्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट विद द लोएस्ट वोट इज़ एलिमिनेटेड, जो लोएस्ट वोट जिसका होगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एंड द वोट्स इन हर फेवर आर ट्रांसफर टू रिमेनिंग कैंडिडेट्स, उसके फेवर के जितने भी वोट्स हैं वो रिमेनिंग कैंडिडेट्स के पास चले जाते हैं। फिर वाई नीड PR यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आर्टिकल 55(3) इसकी बात करता है। इट अलाउज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड माइनॉरिटी पार्टीज़ टू हैव चांस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि अगर किसी मान लो इसके पास बहुत कम आए तो इसको हटा ही दिया जाएगा और इसके बदले के सारे वोट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने इसको वोट दिया होगा, ठीक है, वो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख रहे होंगे, लेकिन इसको वोट दिए जाने वाले इसको जिसने वोट दिया होगा उसमें उसकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ जिन MLAs ने इसको वोट दिया होगा, इस A को वोट दिया होगा जिसको सबसे कम मिले थे, उसके बैलेट पेपर में 2 3 4 प्रेफरेंस में सेकंड प्रेफरेंस पे जो जाएगा वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये मतलब है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड थ्रू PR, ये बता दिया। इट अलाउज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बता दिया। इट अलाउज द प्रैक्टिस ऑफ कोalition विद मैनी वोटर्स अंडर द गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट कैंडिडेट who are elected don't represent the majority of electorate's opinion. Why is president indirectly elected? indirectly क्यों elect किया जाता है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा अगर हम इसको लोगों को समझाने लग गए। इट वुड बी इनफैक्ट अ डिज़ास्टर बिकॉज द पब्लिक डजंट एब्सोल्यूट क्लैरिटी, उनको क्लैरिटी नहीं होगी। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिकली हम कह सकते हैं एक उलझा हुआ प्रोसेस है पूरा। अनदर रीज़न कि इसका नहीं होता, कैंडिडेट रनिंग फॉर प्रेसिडेंट प्रोफाइल विल हैव टू कैंपेन अराउंड द कंट्री, कि जो बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहा है उसको कैंपेन भी करना पड़ेगा, उसको बताना होगा कि देखो मुझे वोट देना, मैं खड़ा हो रहा हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक बन जाएगा। मोर ओवर इट वुड बी डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू हैंड आउट इलेक्शन मशीनरी गिवन द वास्ट पॉपुलेशन, ठीक है। दिस विल cost the government financially. The indirect election system is a respectable system, first man of India rightly deserving. System of method is indirectly
system of method indirect electing of the president also allows states to maintain neutrality and minimize hostility. impeachment कैसे होता है, आर्टिकल 61 इसकी बात करता है, जिसके अंदर जो मेन बेसिकली रीज़न जिसकी वजह से इनको हटाया जा सकता है वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से अगर हटकर इन्होंने काम कर दिया या ऐसा काम कर दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता तो इनको इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है, ये रहा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ काजी जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम एक्सपायरी बिफोर भी इनको किया जा सकता है। ईदर ऑफ द टू हाउसेस में इसकी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट किया जा सकता है। हाउस इनिशिएट्स द प्रोसेस बाय लेवलिंग द चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। सबसे पहले चार्जेस लगाए जाएंगे कि क्यों आप हटा रहे हो, क्या काम कर दिया इन्होंने, फिर प्रोसीडिंग चलाई जाएगी। ठीक है, फिर नोटिस भेजा जाएगा उनको 14 डे पहले ही। द चार्जेस आर कंटेन्ड इन अ नोटिस दैट नीड टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 1 क्वार्टर ऑफ द टोटल क्वार्टर यानी 4th। जस्ट अ मिनट। यस, द नोटिस इज सेंट अप टू प्रेसिडेंट एंड 14 days later इट इज़ टेकन अप टू कंसिडरेशन। प्रोसीजर क्या रहेगा, रेजोल्यूशन टू इम्पीच प्रेसिडेंट हैज़ टू पास्ड बाय 2/3 ऑफ मेजॉरिटी बाय टोटल 2/3 यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, बाय मेंबर ऑफ ओरिजिनेटिंग हाउस इट इज़ देन सेंड टू अदर हाउस। अगर वहाँ पे भी इसको पास कर दिया जाता है तो ये इम्पीच हो जाएंगे। अदर हाउस इन्वेस्टिगेट चार्जेस दैट हैज़ बीन मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू डिफेंड। इस प्रोसेस में अब यहाँ पे प्रेसिडेंट को बुलाया जाएगा कि आप आइए और आप क्या कहना चाहते हैं, आप कोई गवाही देना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं मुझे मत हटाओ, मैंने कोई काम ही नहीं किया, आप प्रूफ देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। और प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली किसको अपॉइंट कर सकता है एज अ लॉयर, वो अपना खुद का लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं या फिर वो अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 जो कि गवर्नमेंट का ही बेसिकली लॉयर होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल, उसको भी ले सकते हैं। अभी के टाइम पे कौन है, के वेणुगोपाल। ठीक है, इसी तरीके से स्टेट्स में आर्टिकल 165 बोलता है कि एडवोकेट जनरल होगा, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको। नेक्स्ट, other house investigate the charges that have been made during this process. President has the right to defend oneself. If the second house also approves then impeachment हो जाएगा and is deemed to vacate their office from the date when the resolution stand pass। जब पास हो जाएगा आपको अपने वहाँ से खाली कर देना पड़ेगा राष्ट्रपति भवन। नो प्रेसिडेंट हैज़ फेस, अभी तक कोई भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, प्रोसीडिंग भी फेस नहीं किया है किसी ने। तो अब देख लेते हैं हम पावर एंड फंक्शंस। Okay, power and function of president has been divided into several categories like executive power in the name every executive action, हर कोई काम, आप कोई भी काम करोगे ना executive action तो वो हमेशा president के नाम पर होगा। He makes rules for the business transaction of executive, he appoints number of important executive member जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि जीसी मुर्मू है। ठीक है, चेयरमैन यूपीएससी का चेयरमैन चुनते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को चुनते हैं, सीजीआई को चुनते हैं, अटॉर्नी जनरल को चुनते हैं। ठीक है, और जजेस को चुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर्स। अब इनके पास पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स कौन सी, कि कोई भी बिल लाओगे उनके सामने और अगर उसको आपको मानना है कि अगर आपको उसको करवाना है कि ये एक एक्ट बन जाए और लोग इसके हिसाब से गवर्न हो तो आपको प्रेसिडेंट के हमेशा साइन चाहिए रहेंगे उसके अंदर। लेकिन अगर मान लो वो प्रेसिडेंट तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है, वो बिल प्रेसिडेंट तक पहुंचा ही नहीं, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वो जॉइंट सिटिंग करवा सकता है। और उसका बेसिकली हेड कौन करेगा, उसे प्रेसिडेंट नहीं करेगा, लोकसभा का स्पीकर करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में जब दोनों हाउसेस को मिला देते हैं यानी कि 250 + 550, ठीक है, ये पूरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है, सो 5 टोटल 800, तो टोटल 800 लोगों को यहाँ पे बिठा के आप करवाओगे कि चलो अब इस बिल पे आप देख लो जिसको करना है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग करवा देंगे, इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट सिटिंग। और डेडलॉक क्या होता है, जब कोई भी मतलब जब हाउस में बेसिकली बिल जो है वो पास नहीं हो पाता, उसको डेडलॉक कहते हैं। तो इस कंडीशन में वो जॉइंट सिटिंग को कंडक्ट करवा सकते हैं। और जॉइंट सिटिंग का प्रावधान कहाँ है, 108 आर्टिकल। ही
एड्रेसेस इंडियन पार्लियामेंट जब भी बेसिकली न्यू गवर्नमेंट बनेगी, जब भी फर्स्ट सेशन होगा, ठीक है, तब बेसिकली एड्रेस करेंगे ये पार्लियामेंट को। डिप्टी स्पीकर इन सब का अपॉइंटमेंट करेंगे। 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा को अपॉइंट करेंगे। सेवरल बिल ऑफ सच एज मनी बिल इनके सामने सबसे पहले परमिशन के लिए लाया जाएगा। मनी बिल का एग्जांपल जैसे बजट हो गया, टैक्स से रिलेटेड कोई बिल हो गया। फाइनेंशियल पावर जैसे टैक्स से रिलेटेड जीएसटी था। फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? ही कॉजेज यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। कंटिजेंसी फंड इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय हिम एवरी ईयर। ये हमेशा एवरी ईयर इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है कि ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को ले सकते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इनका आर्टिकल 143 बोलता है। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम कैसे अपॉइंट होगा, तो उसमें इनके 2 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। कई बार बेसिकली ये किससे पूछते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। पार्डनिंग पावर्स क्या होते हैं कि मान लो किसी को डेथ पेनल्टी मिल गया है तो उसकी सज़ा को कम करना है, उसको पूरा ही हटा देना है सज़ा को, सज़ा का फॉर्म चेंज करना है, सज़ा को थोड़ी दिनों तक रोकना है, स्टे लगवाना है, जो कुछ भी करवाना है ये कर सकते हैं लेकिन ये जितनी भी पावर्स है ना, आपको दिख रहा होगा भाई ये सब क्या, फिर इसको क्यों बोलते हैं कि ये सिर्फ स्टैंप लगाता है? क्योंकि ये सब उसे सब कुछ एडवाइस पर करना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की। आर्टिकल 72 बोलता है कि पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास टू रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ। तो ऐसी 5 इनके पास पावर्स होती हैं। पहला है पार्डन, जिसमें पूरा ही ख़त्म कर देते हैं जो भी उनको पनिशमेंट मिला है। कॉम्यूटेशन, जिसमें टाइप या फिर फॉर्म चेंज कर देते हैं, एक लेस डिग्री ऑफ इनको सज़ा दी जाती है। रिप्रीव यानी कि डिले कर देते हैं, ठीक है, डेथ सेंटेंस में फॉर अ गिल्टी पर्सन टू अलाउ हिम सम टाइम टू अप्लाई फॉर प्रेसिडेंशियल पार्डन। रेस्पाइट यानी कि रिड्यूस कर देते हैं क्वांटम ऑफ डिग्री ऑफ पनिशमेंट टू क्रिमिनल व्यू ऑफ सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हुए होंगे। क्योंकि मान लो कोई वुमेन है, उसको अगर डेथ पेनल्टी देनी है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और या फिर उसकी मेंटल कंडीशन ख़राब है, तो बेसिकली उस टाइम पे बेसिकली ये क्या होगा, एक स्पेशल कंडीशन होगा। जिस वक्त आप उसको मार रहे हो उस वक्त आप किसी और को भी मार रहे हो जब वो प्रेग्नेंट है, और मेंटल कंडीशन में वो औरत समझ नहीं पा रही। अगर आप उसको मार भी दोगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा, सोसाइटी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहेंगे किसी पागल को मारा है, कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में कोई एक स्पेशल कंडीशन जो है वो बेसिकली फॉर्म हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको डिले करवा सकते हैं या फिर आपके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, एक डिग्री को बदल सकते हैं। ऐसे में स्पेशल कंडीशन जब होगा, जब वो रिस्पाइट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। रेमिशन यानी कि चेंजिंग द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर, कि आपने चेंज कर दिया क्या पनिशमेंट का डिग्री, लेकिन उसका नेचर चेंज नहीं किया। फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग 20 ईयर रिग्रेस पनिशमेंट टू 10 ईयर्स, यानी कि पनिशमेंट तो है, यानी कि आप जेल तो जा रहे हो, लेकिन 20 साल नहीं, अब 10 साल जाओगे। इमरजेंसी पावर क्या है? इमरजेंसी पावर आपका अगर मैं बताऊं तो 3 तरीके से इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, ये तो इन्यूमरेबल टाइम्स लगी है, ये 3 टाइम्स लगी है, और ये अभी तक एक भी टाइम नहीं लगी। ठीक है, ये होती है नेशनल इमरजेंसी, ये होती है स्टेट इमरजेंसी, और ये होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी सबसे पहले 1940 ये 1975 वाली काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल थी। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी जो है ये केरला में भी लगाई गई है, सबसे पहले वहीं लगाई गई थी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो है उस टाइम पे कांग्रेस को हरा के ये आ गई थी, जिसकी वजह से उनसे सहा नहीं गया, भाई हम तो हर जगह जीत रहे हैं, ये यहाँ पे कैसे जीत सकती है। तो वहाँ पे बेसिकली इस 356 को लगा दिया गया था, जो कि कहा गया था कि ये प्रेसिडेंशियल पावर जो है इमरजेंसी की, स्टेट इमरजेंसी जब वो लगा रहे हैं तो उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। 356 जो है
इसका एक और नाम होता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि स्टेट इमरजेंसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ब्रेकडाउन ऑफ स्टेट मशीनरी। यानी कि जब स्टेट जो है वो अपना काम नहीं कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन या फिर प्रोविजंस के द्वारा, मतलब जो भी इस्टेब्लिश्ड प्रोविजंस है उसके द्वारा, उसके अनुसार वो काम जब नहीं कर पाती तो 356 इमरजेंसी जो है इस आर्टिकल से बेसिकली लगाई जा सकती है। 360 कब लगेगी? जब इंडिया का इतना बुरा हाल हो जाए, मतलब कभी ना हो, और ऐसा कभी लगा भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने पहले ही क्रॉस लगा दिया। यानी कि मान लो जब इंडिया का इतनी बुरी कंडीशन हो जाए कि अब वो उसे लोन लेने पड़ रहे हैं और लोन भी वो बेसिकली पे नहीं कर पा रहा है, उसके पास इकोनॉमी इतनी ठप हो गई है, बहुत ही बुरा हाल हो गया इकोनॉमी का, तब आर्टिकल 360 से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया। आर्टिकल 123 बोलता है कि ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब भी, ये भी बताती हूँ, ऑर्डिनेंस क्या होता है? 6 months प्लस 6 weeks। ये एक ऐसा लॉ होता है जो सिर्फ 6 month और 6 week चलता है। यानी कि हमें पता होगा जब भी सेशंस आते हैं, जैसे अभी मॉनसून सेशन चल रहा है सेशन 3 तरीके के होते हैं, समर, मॉनसून और विंटर। समर में बजट सेशन आता है, समर कोई सेशन नहीं होता लेकिन बजट सेशन होता है, ठीक है, बजट सेशन। समर सेशन कुछ भी नहीं होता है, समर में एक सेशन आता है जिसको बजट सेशन कहा जाता है, समर सेशन कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन जो है, जब सेशन होता है उसमें हमेशा 6 month का गैप होता है ना, 6 months का गैप होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर उस वक्त अगर हमें कोई लॉ की ज़रूरत पड़ गई तो उस वक्त पार्लियामेंट तो फंक्शन नहीं कर रही है और पार्लियामेंट के ही के पास ही ये पावर होता है कि वो लॉ बनाएगा। इसीलिए 6 month में बेसिकली अब कोई अगर इमरजेंसी कोई लॉ बनाना है, ये इमरजेंसी के टाइम पे ही ऑर्डिनेंस आता है, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे ही ये ऑर्डिनेंस आता है, जिसमें 6 months में बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा बेसिकली ये लॉ बनाया जाता है, प्रेसिडेंट से साइन ले लिए जाते हैं, और जब पार्लियामेंट दोबारा से सेशन में आती है तब 6 week के अंदर अंदर उसे क्या करना होता है, उसे इसकी प्रोसीडिंग्स लानी होती है और उसको पास करना होता है। पास होता है तो ठीक है, वो जो ऑर्डिनेंस है वो लॉ बन जाएगा, अगर पास नहीं होता है तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो अब एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये था ऑर्डिनेंस जो कि आर्टिकल 123 में बोलता है। अगर स्टेट में ऑर्डिनेंस लाना है तो गवर्नर के साइन चाहिए होंगे और उसके लिए आर्टिकल 213 है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन आर्टिकल 111 क्या बोलता है कि वीटो पावर है प्रेसिडेंट के पास। वीटो पावर, जब वो अगर कोई बिल लाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट के पास कि आप साइन कर दो, तो वो क्या कर सकता है, वो मना कर सकता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा, इसे भग जाए यहाँ से, मैं नहीं कर रहा इस पर साइन। तो ऐसे उसके पास वीटो पावर होती है जिसमें वो स्टॉल कर सकता है डिसीजन को। ये वीटो कहाँ से आया? ये UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर जो परमानेंट होते हैं उनके पास ये एक्सक्लूसिव पावर होता है कि वो किसी भी डिसीजन पे क्या कर सकते हैं, वीटो यूज़ कर सकते हैं। और जब वीटो यूज़ हो जाता है तब कोई भी डिसीजन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता। विद होल्डिंग द असेंट टू द बिल पास बाय लेजिस्लेचर सस्पेंड एब्सोल्यूट वीटो में वो बेसिकली पूरी तरीके से मना कर देगा कि जो बिल है वो आगे पास नहीं होगा, वो बिल जो है मैं एक्ट नहीं बना रहा, हटा दो इसे। विच कैन बी ओवर नाउ सस्पेंसिव वीटो विच कैन बी ओवर रिडन बाय लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से वो ओवरराइड कर सकता है उसे। पॉकेट वीटो यानी कि टेकिंग नो एक्शन ऑन बिल, धर के बैठा पॉकेट में, जेब में, और कुछ नहीं करेगा उसका। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है? Indian Constitution do not explicitly provide president with any discretionary power. However, he has some. Selection of the prime minister, की प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्शन उसका डिस्क्रिशन है, वो किसको लाता है। अगर
क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा में है और वो अपना लीडर चुनते हैं तो वही बनेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो प्रेसिडेंट अपने हिसाब से चुनेगा। डिसमिसिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट लूजेस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप निकल जाओ यहाँ से। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इफ़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी वोट, कि लोकसभा का डिसोल्यूशन कर देते हैं। ये डिस्क्रिशन है, लेकिन ऐसा खुद कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि ये होना है, तो ये डिस्क्रिशन बेसिकली इसीलिए एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं लिखा। डिस्पाइट सिटिंग द हेल्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट ऑफिस हैज़ बीन रेगुलर सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, इसमें क्रिटिसाइज़ किया ही जाता है कि ये टाइटुलर हेड है, इसके पास कोई पावर नहीं है। इतना हमने सब कुछ पढ़ा इनकी पावर के बारे में, फिर भी इन्हें बोला जाता है कि इनके पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि इन्हें सब कुछ पूछ पूछ के करना पड़ता है कि हाँ भाई ये कर दूँ, हाँ भाई पार्डन दे दूँ इसे, हाँ भाई इसका अपॉइंटमेंट कर दूँ, हाँ भाई ये वो ढिंचक पिंचक सब कुछ। आर्टिकल 74 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोले जाते हैं कि उन्हें सब कुछ एड और एडवाइस पर करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पपेट, रबर स्टैम्प काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रबर स्टैम्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, टाइटुलर हेड, ठीक है, इनको ये सब बोला जाता है। डी ज्योर हेड, डी फैक्टो हेड, देखो डी ज्योर और डी फैक्टो मैं बता देती हूँ। डी ज्योर और डी फैक्टो यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, यानी कि ये एक्चुअल नहीं है ना। और डी फैक्टो बाय वेरी फैक्ट। अब ये कौन होते हैं? ये होते हैं प्रेसिडेंट, डी ज्योर हेड। और ये कौन होते हैं बाय वेरी फैक्ट? ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर। बाय वेरी फैक्ट यानी कि बाय वेरी फैक्ट यानी कि सारा काम यही करेंगे, लेकिन जो भी काम होगा वो इनके अंडर होगा सब कुछ। लेकिन ये अगर ये कुछ करना चाहेंगे तो ये पूछ पूछ के करेंगे, इसीलिए बाय द वेरी फैक्ट ये हैं और बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन ये हैं। प्रेसिडेंट हैज़ बीन सेवरल टाइम्स इज टर्म्ड एज रबर स्टैम्प, ये बता दिया। आर्टिकल 1975 में फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे, उनसे इंदिरा गांधी ने जब बोला कि इमरजेंसी लगा दो तो उन्होंने लगा दी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्कोप ऑफ रिकन्सिडरेशन ऑफ अ बिल पास बाय पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट वॉज रिड्यूस्ड टू जस्ट वंस, बट इट डज नॉट मीन दैट प्रेसिडेंट इज मेयरली रबर स्टैम्प। प्रेसिडेंट विद स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कैन मेक अ डिफरेंस। अंडर आर्टिकल 78 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। वो कह सकते हैं भाई आओ मेरे को बताओ क्या कर रहे हो। और प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है कि वो जो भी कैबिनेट में जो भी बिल ला रहे हैं, उनके कैबिनेट में जो भी काम चल रहा है, वो सब कुछ प्रेसिडेंट को कच्चा चिट्ठा उन्हें बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मर प्रेसिडेंट KR नारायण ने ये एक्सरसाइज किया था, ये पावर 2 बार। He sent advice to cabinet for reconsideration related to imposition of president's rule in states of UP, Bihar during गुजराल एंड वाजपेयी गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली एंड सेव्ड दोज गवर्नमेंट, और उन गवर्नमेंट को बचाया। एमिनेंट जूरिस्ट MP जैन जो हैं वो बोलते हैं कि द एफ्लुएंस ऑफ प्रेसिडेंट डिपेंड्स on his personality. A man of character and ability can exert the potent influence on the affairs of government with his advice, help, knowledge and experience to arrive at a decision on matters affecting the well-being of people. Issue of presidential activism. It is a situation where the president asserts his discretionary power and does not act according to the aid and advice of council of ministers. India has a long history of activists as a president. For example, राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो सबसे ज़्यादा सीट पर बैठे रहने वाले प्रेसिडेंट हैं, यानी सबसे लॉन्ग टर्म सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पब्लिक क्रिटिसिज्म सहा। रिटर्निंग ऑफ पेप्सू बिल in 1954. Similarly, KR Narayan, Abdul Kalam considered as activist presidents. Many times constitutional scholars have justified presidential activism as it has helped in preserving federalism, preventing misuse of Article 356 जैसे मैंने बताया था. But from perspective of legal experts, presidential activism is not desirable in parliamentary form of government. According to the book Parliament of India, James Maynard, the Constitution of India sanctions judicial activism, but it does not talk about presidential activism. ये बोलता है कि इस बुक में बोला गया है कि जुडिशियल एक्टिविज़म क्या है, लेकिन प्रेसिडेंशियल एक्टिविज़म के बारे में बात नहीं किया गया है. तो
प्रेसिडेंट इज़ नॉट इंस्टीट्यूशन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। मिसयूज़ ऑफ पार्डनिंग पावर भी होता है इसके अंदर प्रेसिडेंट की पावर्स का। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 72 बोलता है कि आप पार्डन दे सकते हो। ये अब्यूज़ भी किया जाता है इस पावर को, जैसे प्रतिभा पाटिल जो फर्स्ट हमारी फीमेल प्रेसिडेंट थी, उन्होंने इसको मिसयूज़ किया था एट ग्रेट एक्सटेंट, जहाँ पे विद इन 28 मंथ्स ऑफ हर प्रेसिडेंटशिप शी ग्रांटेड अ रिकॉर्ड ऑफ 30 पार्डन्स। उन्होंने 30 पार्डन्स यानी कि 30 डेथ पेनल्टी को रोक दिया, विच वॉज इक्वल टू 90% ऑफ ऑल पार्डन्स एवर मेड बाय प्रीवियस प्रेसिडेंट। कि 90% जो था, मतलब मान लो 100% अगर टोटल अभी तक सारे प्रेसिडेंट ने यूज़ किया है पार्डनिंग पावर को, तो उसमें से 90% अकेली प्रतिभा पाटिल ने कर दिखाया ये काम। तो ये मिसयूज़ था बहुत बड़ा। चॉइस ऑफ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, मैनी अ टाइम्स the appointment of presidential candidate is to appease particular community or section of society. Also, he is not chosen directly by people of India. Use of office presidents as reward of loyalty is considered as office of reward for your lifelong allegiance to particular party or family. Despite above criticism, president in India plays several crucial role like safeguard the foundation of parliamentary democracy in India, involved in situation with no set president, has clear majority in Lok Sabha, or when PM dies suddenly and there is no obvious successor. ठीक है। So ये क्या बोल रहा है कि इन्वॉल्व इन सिचुएशन विद नो सेट प्रेसिडेंट, अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा और व्हेन पीएम डाई सडनली। तो बेसिकली कोई प्रेसिडेंट नहीं है, यानी कि कोई भी इसके बाद कोई भी उनके पास चॉइस नहीं रहेगा। अगर कोई भी पार्टी लोकसभा में अगर आती नहीं है, मेजॉरिटी विन नहीं होती है, तभी तो वो डिस्क्रिशनरी बन जाता है उनका। और अगर किसी की डेथ हो गई है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, तब भी उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, इसीलिए वो भी उनका डिस्क्रिशनरी बन जाएगा। तो ये इनके लिए दिक्कत हो जाती है। कस्टोडियन फॉर सेफ्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ये बेसिकली सेफ गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है जुडिशरी हमारा सुप्रीम कोर्ट, और कस्टोडियन ऑफ सेफ्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोलता है प्रेसिडेंट को। ये इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वर, डिफेंडर, प्रोटेक्टर, यही होता है प्रेसिडेंट। इन द फॉर्म ऑफ अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन, द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज़ लाइक एन एमरजेंसी लैम्प विच कम्स टू पावर ओनली व्हेन मेन स्विच इज़ ऑफ। जब मेन स्विच ऑफ, मेन स्विच यहाँ पे क्या है, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि मेन स्विच जब ऑफ कर दिया जाएगा, यानी कि पीएम, जब पीएम ख़त्म, पीएम जो है वो नहीं रहेगा, तभी ये पावर में आएंगे, तभी इनका कोई रोल हो पाएगा। ठीक है। दस फ्रॉम अबव वी कैन कंक्लूड दैट द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया कैन बी बोथ सेरेमोनियल एज वेल एज एक्टिव। लेकिन एक्टिव वो तभी हो पाएगा जब स्पेशल कंडीशंस जो हैं जैसे फुलफिल हो पाएंगी, जैसे हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया। उनके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं, लेकिन वो डिस्क्रिशनरी पावर्स उनको ही खुद प्रॉब्लम्स दी जाएंगी उन डिस्क्रिशनरी पावर्स को अगर वो यूज़ करेंगे, क्योंकि वो तभी हो पाएंगे जब उनके पास बहुत गंभीर डायलेमा होगा कि अब क्या करूँ, मुश्किल चॉइसेस होंगे उनके पास। ठीक है। नेक्स्ट हमने बहुत सारी उनकी पावर्स के बारे में बात किया, और जब पावर्स वो एक्सरसाइज करेंगे तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से उन्हें सारी की सारी एडवाइस लेनी पड़ेगी, और वो एडवाइस जो है आर्टिकल 74 के अंदर लेनी पड़ेगी। वहीं अंदर आर्टिकल 78 इनको प्रेसिडेंट को ये पावर देता है जहाँ पर पीएम को उनको सारी कच्चा चिट्ठा जो है सब कुछ उन्हें बताना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है। और ये बेसिकली किसने बेसिकली सबसे पहले यूज़ किया था, KR नारायण ने। फिर हमने वीटो पावर, पार्डनिंग पावर के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा। वीटो पावर में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया है वो 90% प्रतिभा पाटिल ने किया है। और पार्डनिंग पावर, ठीक है, जब वो पावर में थी या फिर जब वो प्रेसिडेंट थी। ऑल द प्रेसिडेंट इन इंडिया बाय नाउ हैज़ एक्टेड वेल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड हेल्प प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम बाद में लास्ट में यही कंक्लूड कर सकते हैं कि इन्होंने बेसिकली अच्छा खासा इन्होंने हेल्प किया है इंडिया को, ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट रह सके। तो अब आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट की PDF जो है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हो प्रारंभ पाए काजल चौधरी, येलो कलर का आपको उसका DP दिखेगा। ठीक है। और मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ अभी आपको।
सो दिस इज़ द डीपी। आप ये मेरी डीपी है, वहाँ पे उस चैनल पे आप इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको उस पूरे डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको ये पूरा का पूरा वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको मेरा पूरा इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, टेलीग्राम पूरा लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप इसको बिल्कुल भी फॉलो करना मत भूलना, ताकि आप ऐसी चीज़ों को मिस ना कर पाओ। और आई होप आपको ये पूरी सारी इन्फॉर्मेशन होपफुल आपको अच्छी लगी होंगी, आपको समझ आई होंगी और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हुए होंगे। थैंक यू गाइज़।